नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में 4 बार पूछा जा चुका है। 2017 के में, 18 में, 21 में एंड 22 के। इन चारों साल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ सके, वापस से रिपीट हो सके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट प्रिपरेशन इंडिकेशन। इसी के साथ हम एक पॉइंट जोड़ रखें इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन का और प्रिकॉशन फॉर एब्डोमिनल स्कियाग्राम एंड डिस्क्राइब रेडियोग्राफी फॉर फ्लैट एब्डोमिन दैट मीन FEA। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एब्डोमिनल स्कियाग्राम या फिर इसको कियाग्राम बोलते हैं जनरली। तो एब्डोमिनल कियाग्राम के लिए आप उसके इंडिकेशंस बताओ, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस को बताइए डिटेल के अंदर, और साथ ही पेशेंट की प्रिपरेशन को बताइए और इसके प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं इनको बताना है। और साथ ही में पूछे हैं आपको फ्लैट एब्डोमेन की रेडियोग्राफी यानी कि KUB की रेडियोग्राफी। ये आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि आता है तो अच्छे खासे 20 मार्क्स इसके अंदर गेन कर सकते हो। इतना ज़्यादा कोई है नहीं इसके अंदर लिखने का। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि एब्डोमिनल कियाग्राम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे। तो एब्डोमिनल कियाग्राम एक प्लेन एक्सरे एग्जामिनेशन होता है अपने पेट का। इनकी प्लेट के जो प्लेन एक्सरे लिए जाते हैं बिना किसी कॉन्ट्रास्ट के, उसको अपन क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कियाग्राम। इनका जो बेसिकली उद्देश्य होता है, लेने का जो पर्पज़ होता है, एब्डोमिनल कियाग्राम रेडियोग्राफी करने का जो मुख्य पर्पज़ होता है, एब्डोमेन के ऑर्गन्स को देखने के लिए और साथ ही यहाँ पर इंटेस्टाइनल गैस पैटर्न को, पेट के अंदर किसी प्रकार की गैस है आपकी, कैल्सिफिकेशन है, कहीं पे कैल्सिफाइड बॉडी है, फॉरेन बॉडी है, या फिर यूरिनरी स्टोन से, या तो किडनी में हो सकता है या फिर यूरेटर में या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो इनको स्टडी करने के, आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली ये एब्डोमिनल कियाग्राम या फिर प्लेन एक्सरे करते हैं हम। ये क्या होता है कि जनरली आप के जो कॉन्ट्रास्ट स्टडी की जाती है जिसे हम IVP कहते हैं, तो IVP के अंदर भी एक प्लेन एक्सरे सबसे पहले लेना पड़ता है, यानी कि कियाग्राम एक एक्सपोजर लेना पड़ता है कियाग्राम का। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई पेशेंट की प्रिपरेशंस के लिए लेते हैं, जो एब्डोमिनल कियाग्राम लेते हैं KU इसके अंदर IVP के अंदर, उसके लिए भी हम ये बेसिकली करते हैं ताकि जो पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का गैस पैटर्न हो या फिर कॉन्स्टिपेशन हो तो उसको रिलीज़ किया जा सके। तो उसके लिए बेसिकली ये किया जाता है। जैसे कोई बच्चा, कोई सिक्का निकल गया या फिर कोई बोल्ट वगैरह निकल जाते हैं, काफ़ी बच्चे निकल जाते हैं, ऐसे केस काफ़ी आते हैं अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। तो उन केसेस की स्टडी के लिए भी हम कियाग्राम करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके इंडिकेशंस यानी कि किन किन परिस्थितियों में हम या ये जो कियाग्राम है कब कब किया जाता है। फर्स्ट है यहाँ पर एक्यूट एब्डोमिनल पेन। इसका मतलब क्या हुआ, कि अचानक से आपके पेट में तेज़ दर्द हुआ है, उसके लिए ये किया जाता है। एंड सेकंड है यहाँ पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आपकी आंतों में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी प्रकार की रुकावट है, तो उसको आइडेंटिफाई या डिटेक्ट करने के लिए करते हैं ये। और साथ ही आंतों में किसी प्रकार का परफोरेशन हो या छेद वगैरह हो, उसकी वजह से क्या होता है, फीकल मैटर या फिर जो डाइजेस्टिव फूड है वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लीक हो जाता है। इसी तरह रीनल, यूरेटर या ब्लैडर के अंदर किसी प्रकार का स्टोन हो, ठीक है, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है। इसी तरह फॉरेन बॉडीज डिटेक्शंस के अंदर जैसे मैंने बताया, कॉइन वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी है जिसको भी सोल्व कर गया है बच्चा, तो उसको भी ये जनरली उसके लिए भी हम करते हैं। एब्डोमिनल ट्रोमा हो, पेट में किसी प्रकार की चोट लगी हो या फिर एक्सीडेंटल हो केसेस हो, तो उनके लिए हम ये बेसिकली करते हैं। साथ ही कॉन्स्टिपेशन या फीकल लोडिंग है पेशेंट के अंदर, काफ़ी दिनों से पेशेंट पोटी नहीं जा रहा है, तो उस केस में भी हम करते हैं, क्योंकि उस केस में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आने की हमें पता लगता है कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है और कहाँ कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो ब्लॉकेज आ रहा है इंटेस्टाइन के अंदर। इसी तरह कुछ पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, उनको फॉलोअप करने के लिए भी ये किए जाता है ये प्रोसीजर। एब्डोमिनल मासेस के डिटेक्शन में, यानी कि जो ट्यूमर होता है पेट के अंदर, मास के गांठ होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। मैंने अभी बताया कि गैस के पैटर्न के इवेल्युएशन के लिए भी इसको किया जाता है। गैस के कहाँ पर गैस बन रही है पेशेंट के, उसको देखने के लिए भी ये
किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेसिक इंडिकेशंस आप बता सकते हैं पूरा डिटेल के अंदर। बहुत सारे इंडिकेशन हो जाते हैं इसके अंदर, आपको ऐसे समझिए टोटल इंडिकेशंस है उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कि कियाग्राम कब कब नहीं करना चाहिए हमें, तो इसके दो तरीके के कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है अपने एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक होते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी सापेक्ष, यानी कि कुछ सावधानी के साथ में या कुछ डिले करके हम इनको कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर तो वो आते हैं जिनके अंदर प्रेगनेंसी कन्फर्म है या फिर सस्पेक्टेड है, यानी ऐसे पेशेंट जिनके या तो प्रेग्नेंट है वो या फिर सस्पेक्टेड है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए हमें ये नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली निरपेक्ष रूप से पूरी तरह क्या है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उसके के अंदर क्या होता है कि जो एक्सरे से क्या हो सकता है बच्चे के अंदर या तो टेराटोजेंस उत्पन्न हो सकते हैं, किसी एक प्रकार की अपरूपता आ सकती है, ल्यूकेमिया हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है बच्चे के अंदर। तो इनके जो बेसिक जो बड़ी बड़ी जो टर्म्स होती हैं, बड़ी डिजीज़ होती हैं, उसको रोकने के लिए ये अपरूपताएँ होती है, उनके साइड इफेक्ट होते हैं, उसको रोकने के लिए ये बेसिकली एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन केसेस के अंदर। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब ये कुछ सावधानियों की हमें ज़रूरत होती है, या फिर कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, उसके बाद हम ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अंदर आते हैं सबसे पहले आपके अभी रिसेंट के अंदर आपकी बेरियम स्टडी हुई है, लगभग 2-4 दिन ही हुई है। तो उस केसेस में क्या होता है, जो बेरियम कॉन्ट्रास्ट आपको पिलाया गया है थ्रू ओरली, तो वो क्या होता है कुछ समय के लिए आपके एब्डोमेन के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो उसके प्रेजेंट रहने से क्या हो सकता है, आपकी जो स्टोन वगैरह है उसकी ओवरलैपिंग हो सकती है कॉन्ट्रास्ट की वजह से, या फिर वो कॉन्ट्रास्ट दिखता है तो एक तरह से वो मिसलीड करता है डायग्नोसिस को। इसलिए हमें क्या है बेसिकली इसका ध्यान रखना चाहिए कि यदि रिसेंटली बेरियम स्टडी हुई तो 2-4 दिन हुए ही हैं, तो उसको लिए कुछ समय के लिए उसको डिले करना चाहिए, यानी कि 1 हफ्ते बाद हम उसको वापस से बुला सकते हैं पेशेंट को। इसी तरह जो पेडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, इन्फेंट और जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि एक ग्रोथ की फेज में होते हैं ऐसे बच्चे, तो उनके अंदर कोशिकाएं क्या होता है हाईली डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होती है। तो उस केसेज में क्या होता है, इनकी जो सेल्स होती है वो रेडिएशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उस केसेज में जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके भी हमें क्या होता है डिले करना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए जहाँ तक हो सके एक्सरे। अगर यदि ज़रूरी हो तो तभी करवाना चाहिए ऐसे बच्चों के एक्सरे। ठीक है, तो उस केस में भी कैंसर या फिर रेडिएशन सेंसिटिविटी की जो प्रोबेबिलिटी है तो ज़्यादा होती है। इसी तरह अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स हो सकते हैं या हाइपरकाइनेटिक पेशेंट्स हो सकते हैं, मतलब जो कि पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, सहयोग नहीं दे सकते हैं, या फिर हाइपरकाइनेटिक मतलब ज़्यादा हिल डुल रही हैं पेशेंट, या तो कोई पेशेंट ऐसे आते हैं जैसे एल्कोहलिक पेशेंट आ जाते हैं, या फिर उसके अंदर किसी प्रकार की हंटिंगटन डिजीज़ है जैसे कि नर्व डिजीज़ आती है, तो उसके मोशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं उसके अंदर, या फिर किसी और कारण से उसके अंदर मोशन है, ट्रॉमेटिक पेशेंट है उसके अंदर मोशन हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें क्या है डिले करना चाहिए। कम्युलेटिव रेडिएशन डोज यानी कि अत्यधिक रेडिएशन डोज का उसका हिस्ट्री रही हो, जैसे कि हाल ही में उसने 1-2 दिन पहले ही सीटी करवाई हो, और सीटी भी 2 बार करवाई हो, कॉन्ट्रास्ट सीटी है और नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी। तो ऐसे केसेस में भी हमें क्या होता है, पेशेंट को रेडिएशन कैंसर के रिस्क से बचने के लिए हमें ये थोड़ा डिले करना चाहिए। कुछ समय बाद आप पेशेंट को 1-2 हफ्ते बाद पेशेंट को आप बुला सकते हो। दोस्तों इसी तरह पेशेंट की प्रिपरेशन की हमें ध्यान रखना होता है, क्या क्या तैयारियां रखनी चाहिए पेशेंट की कियाग्राम करने के लिए। तो बिफोर द एग्जामिनेशन हम कुछ तैयारियां करती हैं। सबसे पहले तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री पूछनी चाहिए कि पेशेंट की प्रेगनेंसी स्टेटस क्या है। ठीक है, पेशेंट यदि प्रेगनेंसी है, कंसीव है पेशेंट की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर है, तो हमें डिले करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उस केसेस के अंदर। इसी तरह पेशेंट का सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है, पेशेंट के पहचान करनी होती है कि सेम पेशेंट है या नहीं, जो कि प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर जो पेशेंट का नाम है वो पेशेंट है, यानी कभी कभार पेशेंट क्या है दूसरे पेशेंट के भी पर्ची उठा लेता है। तो ऐसे केसेस में भी हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। साथ ही पेशेंट को प्रोसीजर्स जैसे ही आए तो पेशेंट को सबसे पहले हमें प्रोसीजर समझाना होगा, उसके बाद में पेशेंट से रिटर्न में कंसेंट लेनी होगी, यदि ये ज़रूरी हो तो हम ले सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरह उसके बाद हमें मेटलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करवाते हैं पेशेंट से, जैसे कि बेल्ट है उस रीजन के अंदर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जहाँ से हमें एब्डोमेन का एक्सरे करना है उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर किसी भी प्रकार की मेटलिक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, जो कि रेडियोपेक होते हैं जनरली। इसी तरह जैसे ही मेटलिक ऑब्जेक्ट हमने हटा दिए, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, पेशेंट का प्रेगनेंसी स्टेटस चेक कर लिया, उसके बाद हमें पेशेंट को गाउन देना चाहिए। एक कॉटन का गाउन होता है हॉस्पिटल के अंदर जनरली अपने एक्सरे डिपार्टमेंट में। उसके बाद प्रेगनेंसी स्टेटस हमने पूछ लिया है, फिर ब्लैडर को उसका एम्प्टी करवाना चाहिए, यदि ब्लैडर एम्प्टी नहीं है तो ब्लैडर को एम्प्टी होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि इमरजेंसी केसेस नहीं तो उस केसेस में हम पेशेंट की 6 to 8 आवर फास्टिंग भी रखवा सकते हैं। तो उससे क्या है, जो एब्डोमेन का जो एक्सरे है एकदम क्लियरली विजिबल होगा।
क्योंकि यहाँ पर जो फीकल मैटर है मतलब जो एक्स्ट्रा अपने फूड खाया है वो वहाँ पर नहीं दिखेगा, उसकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो फूड को क्या है, अब हम यहाँ पर फास्टिंग रख सकते हैं, नथिंग बाय ओरल बाय एनपीओ कर सकते हैं पेशेंट को, नथिंग बाय ओरली, ठीक है, ओरली पेशेंट को कुछ नहीं देना है। इसी तरह प्रीवियस नाइट माइल्ड लग्जेटिव दे सकते हैं और मॉर्निंग में हम पेशेंट के एनेमा लगा सकते हैं यदि पेशेंट के ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो, ठीक है। लग्जेटिव क्यों देते हैं, ताकि कॉन्स्टिपेशन या कोई गैसेस वगैरह है पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर, इंटेस्टाइनल के अंदर, बाउल के अंदर, तो उसको हम हटा सकें या रिमूव कर सकें, ठीक है। इसी तरह से हम प्रिकॉशंस से क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन की सावधानी रखनी चाहिए कि सही पेशेंट का एक्सरे हो, ये प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए पेशेंट का, एंड प्रेगनेंसी स्टेटस आपको चेक करना चाहिए, ये सावधानी रखनी चाहिए। रेडिएशन प्रोटेक्शन का हमें पालन करना चाहिए, 10 डे रूल फॉलो करना चाहिए जिन भी महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी की चांसेज होती हैं, एंड गोनेडल शील्ड का उपयोग करना चाहिए जहाँ भी संभव हो सके। मोशन से हमें बचना चाहिए, पेशेंट की मोशन ना हो, ये विशेष का ध्यान रखना चाहिए। और करेक्ट पोजीशनिंग हमें पेशेंट की करनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपोजर फैक्टर्स को हमें चुनना चाहिए जो भी है, फुल एब्डोमेन इमेज में इंक्लूड होना चाहिए, फुल एब्डोमेन, पूरा एब्डोमेन इमेज के अंदर आना चाहिए। पेशेंट की प्राइवेसी हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट मीन पेशेंट की जो सेल्फ डिग्निटी होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आप गेट खुला है और पेशेंट के एक्सरे कर रहे हो और पूरी तरह पेशेंट का जो कपड़े वगैरह उतरवा रखे हो, तो ये क्या है कि पेशेंट की सेल्फ डिग्निटी का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है हमें फ्लैट एब्डोमेन की रेडियोग्राफी के बारे में, तो इसमें आपको लिखना होगा सबसे पहले पेशेंट की पोजीशनिंग की। देखिए प्रिकॉशंस के इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन आप अप्रूव वाले लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे हमने लिख चुके हैं। तो इसके अंदर डायरेक्ट हम पेशेंट की पोजीशनिंग के ऊपर आएंगे। तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सबसे पहले लिटाते हैं, ठीक है, और पेशेंट के जो MSP है, मेड सैजिटल प्लेन, टेबल के सेंटर में रखते हैं, क्योंकि टेबल का भी एक सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है, क्रॉसिंग पॉइंट, तो उसके बीच में एकदम पेशेंट होना चाहिए और MSP एकदम सेंटर पॉइंट से मैच करना चाहिए। दोनों आर्म से बॉडी से थोड़ा सा हल्का सा दूर होनी चाहिए, लेग से पूरे सीधे होने चाहिए, दोनों पैर सीधे होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए और किसी प्रकार का मोशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रल रे की। अब हमें जो सेंट्रल रे देनी होंगी वो कहाँ देनी होंगी, पेशेंट के परपेंडिकुलर होंगी और इमेज रिसेप्टर के भी सेंट्रल रे परपेंडिकुलर होंगी, डन। और ये जो हमें सेंट्रल रे देनी होती है वो इलाइक क्रेस्ट के लेवल पर हमें देनी होती है, दोनों इलाइक क्रेस्ट के एकदम सेंटर के अंदर, सेंटर्ड एट इलाइक क्रेस्ट, जो कि जनरली 4 to 5 लेवल के ऊपर होता है लंबर के, लंबर स्पाइन के L5, L4 to L5 के लेवल पे ये इलाइक क्रेस्ट प्रेजेंट होता है। जनरली इसको पैल्पेट करके हम इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं, इसके मिडलाइन के ऊपर हम पोजीशनिंग करते हैं। इमेज रिसेप्टर, इन इमेज रिसेप्टर या कैसेट हम जो भी ले रहे हैं वो 14/17 इंचेस की, या फिर सेंटीमीटर में कहें तो हम 35/43 सेंटीमीटर की हम ले सकते हैं, और उसको पेशेंट के लेंथ वाइज नीचे बाकी के अंदर हमें लगाना चाहिए। इस तरह से लेंथ वाइज लंबाई इस तरह से होनी चाहिए कैसेट की, डन। इसी तरह हम बात करें SID की कि सोर्स से इमेज की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं, यानी कि लगभग 40 इंचेस के आसपास, यानी कि लगभग 3.5 फीट के आसपास हम ये रख सकती हैं, ताकि पूरा प्रॉपर जो एब्डोमेन की जो कवरिंग है वो हो सके, सेंटरिंग जो कोलिमेशन हो सके। ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शंस हमें ये देने हैं कि एक्सपोजर जैसे ही हम करें तो पेशेंट के जो एंड ऑफ एक्सपिरेशन, सांस छोड़ने के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद आपको एक्सपोज करना है। पेशेंट को कहना चाहिए कि सांस छोड़िए, बिल्कुल पूरा बाहर निकाल दीजिए एंड होल्ड करके रखिए, उसके बाद आपको एक्सपोज करना है, ताकि जो सारी गैसेस है वो बाहर की तरफ निकल सके। कोलिमेशन के अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, यानी कि जो एक्सरे की जो लाइट फील्ड है वो कहाँ कहाँ तक आपको पूरी इंक्लूड करनी है। एक तो उसके अंदर डायफ्राम नहीं कटना चाहिए, पूरा डायफ्राम आना चाहिए, पूरा एब्डोमेन आना चाहिए, प्यूबिक सिम्पाइसिस तक का पूरा एरिया आना चाहिए, ठीक है, और दोनों ही तरह के फ्लैंक्स आने चाहिए, दोनों तरह के एब्डोमेन लेफ्ट राइट तरह के, ठीक है। एक्सपोजर फैक्टर्स हम क्या दे सकते हैं इसके अंदर, 70 to 80 kVp देना है हमें, अप्रोप्रिएट MES देना है, वो पेशेंट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है, कितना हमें MES देना है। ये आप ऐसा पॉइंट लिख सकते हो उसके अंदर, अप्रोप्रिएट MES इज डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट साइज, एज एंड पेशेंट थिकनेस, डन। ग्रिड्स का हम यूज करते हैं जनरली अडल्ट पेशेंट के लिए, इतना आपको लिखना है। और एब्डोमेन कियाग्राम, इस तरह से एब्डोमेन का एक्सरे नजर आता है, जिसके अंदर हमें किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स, डायफ्राम और अपने स्मॉल बाउल, लार्ज बाउल, इसी तरह पेनक्रियाज, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आती है। साथ ही साथ आपको हमें यहाँ पर पूरा पेल्विस का हिस्सा नज़र आना चाहिए। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों लिख सकते हो। तो कैसी रही आज की ये वीडियो, कमेंट करके मुझे बताएं।
और इसी तरह की कोई भी किसी प्रकार का टॉपिक है तो कमेंट कर सकते हो आप, किसी भी प्रकार का टॉपिक चाहिए तो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय।